Namaskar. Welcome to English for everyone. My name is Ratanlal Sharma. Today I am going to teach you clauses. So, without wasting any time, let's get started. क्लाउज क्लाउज क्या होता है? देखिए, क्लाउज किसी बड़े वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, और ये मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्लाउज जो है ये एडजेक्टिव क्लाउज भी होता है, एडवर्ब क्लाउज भी होता है और नाउन क्लाउज भी होता है। तो ये 3 प्रकार के क्लाउज हमें इसमें मिलते हैं, बनाए जाते हैं। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। क्लाउज में एक, जैसे कि क्लाउज किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक सब्जेक्ट होना जरूरी उसमें, और उसमें प्रेडिकेट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट होना जरूरी है और उसके अंदर उसका वर्ब होना जरूरी है, तो वह एक क्लाउज कहलाता है। अकेला शब्द क्लाउज नहीं बनेगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, तो वह क्लाउज होगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है I get up. I get up. The sun rose. इसे, ये जो वाक्य है देख लीजिए, I got up, मैं उठा, मैं उठा। देखिए, I got up, मैं उठा, the sun rose, सूर्य निकला, सूर्य उदय हुआ। तो अब ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट का है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। हमें इन दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ना है। अब कंजक्शन कहाँ आएगा ये तय करना है, तो कंजक्शन वहाँ लगाएंगे ना, जैसे मान लीजिए हु, हुम, हुज, इनका तो यूज हम करते हैं। हु का मतलब जो, ठीक है ना, क्योंकि इनका अगर मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन, आप सोचेंगे क्वेश्चन वर्ड है, बिल्कुल ये क्वेश्चन वर्ड तब है जब वाक्य के आरंभ में लगेंगे, तब ये क्वेश्चन वर्ड है। और वाक्य के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, तब ये वाक्य प्रश्नवाचक बनते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। क्लाउज में क्या होता है कि क्लाउज में क्वेश्चन वर्ड जो लगाते हैं, इनका यूज हम एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। यानी दो वाक्यों को जोड़ने का एक काम करेंगे तो हम एक ग्रुप में इसे, इन्हें कंजक्शन भी कहते हैं। लेकिन अब देखना क्या है कि इनका बीच का अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए हु का शुरू का अर्थ होता है कौन या किसने, कौन, मान लीजिए कौन इसका अर्थ है, तो बीच में अगर दो वाक्यों को जोड़ने का ये काम करेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा ये नाउन के बाद में। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट को जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं, तो ठीक है, नाउन के बाद में ही हम इसका यूज करते हैं। नाउन लगेगा, एंटीसीडेंट पहले लगेगा, एंटीसीडेंट के तुरंत में हम हु का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एंटीसीडेंट जो है वो व्यक्ति होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति होना जरूरी है। अब वो सब्जेक्ट के लिए आता है। अब रही बात, अगर मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करना है, तो वहाँ हम हु का यूज नहीं करेंगे, वहाँ हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे हुम का यूज करेंगे। और इसके बाद में मान लीजिए अगर हम संबंध दिखाना चाहते हैं, तो संबंध दिखाना चाहते हैं तो हम हुज का यूज करेंगे। हुज का मतलब है जिसका जिसकी, बीच का अर्थ होता है जिसका जिसकी। और अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में हो तो किसका किसकी होगा इसका अर्थ। अगर मान लीजिए हुम है, हुम को हम ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं, हुम का यूज शुरू में होगा किसने या किसको, तो इसका बीच का अर्थ होगा जिसने या जिसको, या जिससे या जिसे, ये अर्थ होता है इसका। अब हु, हुम, हुज, इन तीनों का अर्थ यूज जो है वो हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। अब रही बात दैट का यूज, दैट का यूज हम व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, वस्तुओं के लिए कर सकते हैं, और निर्जीव वस्तुओं के लिए कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम आते हैं विच के लिए।
अब विच जो है बिल्कुल ही निर्जीव वस्तु के लिए हम कर सकते हैं या फिर जानवरों के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन विच का यूज जो है याद रखें मनुष्य के लिए नहीं होगा। विच का यूज हम जानवर के लिए कर सकते हैं या वस्तुओं के लिए कर सकते हैं जो निर्जीव हों, ठीक है ना। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। वेन का यूज करेंगे समय दिखाने के लिए, और वेयर का यूज करेंगे स्थान दिखाने के लिए, स्थान बताने के लिए, और वाई का यूज करेंगे कारण बताने के लिए, और साधन दिखाने के लिए मीन्स बताने के लिए हम हाउ का यूज करेंगे। आइए आगे जानते हैं, इसको लिख करके बता रहे हैं आपको। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि इसको हमें जोड़ना होगा वैन से। किससे जोड़ेंगे? वैन से। वैन का मतलब वैसे तो कब होता है ना, बाकी शुरू में इसका अगर मान लीजिए वैन का यूज करेंगे तो इसका अर्थ होगा कब, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा जब। तो अब क्या करना है, इनको यूज करना है, देखना है इसका यूज क्या रहेगा। और इसका जो आंसर है आई गोट अप। आई गोट अप मैं उठा, ये तो है मैं उठा, ये तो तय है, लेकिन कब उठा? जब सूर्य निकला। तो इसका यूज करेंगे हम बीच में when the sun rose, जब सूर्य निकला। आई गोट अप when the sun rose, मैं उठा जब सूर्य निकला, नहीं जब सूर्य निकला तभी मैं उठा था, ये हुआ। देखिए अगला सेकंड। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए, अब अगर मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ ही रीड द पैसेज, he read the passage, उसके बाद में जैसे अब मैं लिखता हूं he highlighted, he highlighted important, he highlighted important information, he highlighted important information, जब ये हुआ। अब इसमें ही read, इसको ये सेकंड वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। तो पहला रीड का जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म जो होता है उसको हम रीड पढ़ेंगे, सेकंड या थर्ड होगा उसको हम रेड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ स्पेलिंग तो एक ही है, लेकिन पढ़ने का जो नियम है, वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ अलग होगा, पास्ट की तरह होगा। तो देखना है कि ही रेड दी पैसेज, उसने परिचय को पढ़ा, उसने पैसेज को पढ़ा। He highlighted important information, उसने महत्वपूर्ण सूचना को उजागर किया, हाईलाइट किया, उजागर किया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमें इसको जोड़ने के लिए जो यूज करना है वो रहेगा हमारा वर्ड जो है, इसमें हम एज को दिखाएंगे। अब एज से हम इसको जोड़ना चाहेंगे, ऐसे वाक्य एज से जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अब एज जो है इसका यूज हम करेंगे, इसका अर्थ होता है जैसे ही, ठीक है ना, जैसे ही इसका अर्थ होगा। तो ही रेड दी पैसेज, ये हो जाएगा इसका। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ही रेड दी पैसेज, ही रेड दी पैसेज, उसने पैसेज को पढ़ा, तो ये हुआ। तो इसको हम जो है बीच में इसका अर्थ नहीं होगा यूज, इसका यूज करेंगे हम शुरू में। तो एज ही, एज को यहाँ लेते हैं शुरू में, ठीक है ना। एज ही रेड दी पैसेज, जैसे ही उसने पैसेज को पढ़ा। फिर पहला वाक्य पूरा हुआ तो कोमा लगाना है आपको, ये फुल स्टॉप हटाना है। जैसे ही उसने पैसेज को पढ़ा, ही, अब ही कौन सा लिखना है, एच स्मॉल लेटर में लिखना है। ही हाईलाइटेड, he highlighted important, important information, ये हुआ। एज ही रेड दी पैसेज, जैसे ही उसने पैसेज को पढ़ा, ही हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैसे ही उसने महत्वपूर्ण सूचना को उजागर किया। जैसे ही उसने पैसेज को पढ़ा, उसने महत्वपूर्ण सूचना उजागर कर दिया। एज ही रेड द पैसेज, ही हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट हुआ। आगे देखिए अगला जो है,
I have not composed a song. मैंने गाना नहीं रचा है। गाना लिखा नहीं जाता, रचा जाता है। कंपोज किया जाता है। कंपोज का मतलब होता है रचना करना। गाना को रचा जाता है, कविता को रचा जाता है, नेकी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आई हैव नॉट कंपोज्ड ए सॉन्ग, मैंने गाना कंपोज नहीं किया है। मैंने गाना कंपोज नहीं किया है। उसके बाद में मान लीजिए हम सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, आई लेफ्ट फिल्म्स, मैंने फिल्में छोड़ दी। मैंने फिल्में छोड़ दी। तो हम इसमें यूज किसका करेंगे? सिंस का। किसका यूज करेंगे? सिंस का। तो सिंस का यूज हम जब करेंगे तो ये रहा हमारा सिंस, SINCE, सिंस। सिंस का मतलब होता है यानी तब से लेके अब तक, ये मतलब हुआ। और वैसे हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। यानी कि किसी बिंदु से हम इसका यूज करते हैं। किसी भी नाम, समय का कोई नाम होता है, उस नाम के साथ हम, चाहे वो 19, जैसे मान लीजिए, जैसे समय का नाम जैसे 2022, ठीक है ना, 2022 यानी कि 2022 मान लीजिए, ठीक है ना, 2022। और या फिर मान लीजिए जैसे भी कोई भी जैसे नाम दिया जाता है कि सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ऐसे दिया जाता है। या सिंस 2 o'clock, सिंस जैसे मान लीजिए सिंस 20 past 10, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे 20 past 10, 10:20 हो गया तब से, ठीक है ना, 10:20 से। तो ऐसा कुछ जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे। तो ऐसा कुछ जो है समय के जो नाम होते हैं ना, उसके साथ में हम सिंस का यूज करते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ इसमें है, तो देखिएगा, आई हैव नॉट कंपोज्ड ए सॉन्ग, मैंने गाना नहीं रचा है। आई लेफ्ट फिल्म्स, मैंने फिल्में छोड़ दी। यानी जब से मैंने फिल्में छोड़ी हैं तब से लेके अब तक मैंने कोई गाना नहीं रचा है, ये हुआ। तो आई हैव नॉट कंपोज्ड ए सॉन्ग, ये लिखा जाएगा सबसे पहले। तो लिखते हैं इसको इस तरह, आई हैव नॉट कंपोज्ड, आई हैव नॉट कंपोज्ड ए सॉन्ग, मैंने गाना नहीं रचा है। सिंस, कब से नहीं रचा है, कब से नहीं लिखा है, मान लीजिए कब से, सिंस आई लेफ्ट, जब से मैंने छोड़ा है क्या, फिल्म्स, जब से मैंने फिल्में छोड़ी हैं, तब से लेके अब तक मैंने कोई गाना नहीं रचा है। आई हैव नॉट कंपोज्ड ए सॉन्ग सिंस आई लेफ्ट फिल्म्स, ये हो गया कंप्लीट। अगला देखिए, she attempted answers, उसने उत्तर देने का प्रयास किया। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना। उसने उत्तर देने का प्रयास किया, यानी ट्राइड किया, ठीक है ना। जैसे सी ट्राइड आंसर्स, वैसे ही सी अटेम्प्टेड आंसर्स, उसने उत्तर देने का प्रयास किया। तो ये था हमारा पहला सेंटेंस। इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं लिखूं कि सी हैड read the passage, ये हुआ। तो अब इसमें देखना है कि अब दोनों वाक्य आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी थोड़ी सी हिंदी को जानना बहुत जरूरी होगा। तो हिंदी को जैसे ही आप जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ होना है। तो इसको जोड़ना है हमें कंजक्शन आफ्टर के लिए। किसमें जोड़ना है? आफ्टर, AFTER, आफ्टर। अब वैसे भी आप समझते हैं कि ये तो टेंसों में भी आता है। कहाँ, कौन से टेंस में आता है? ये एक तो टेंस का वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को जब हम जोड़ेंगे बिफोर या आफ्टर का यूज वहां करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे वहाँ एडवर्बियल्स होते हैं समय बताने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि अब कौन सा काम किसके पहले हुआ है या किसके बाद हुआ है, ये देखना है। तो पहले वाली तो बात है, बाद है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। अब क्या है, आफ्टर वाली बात है।
तो आफ्टर के साथ हमें वाक्य जोड़ना है। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद यानी कि सी अटेम्प्टेड आंसर्स, उसने उत्तर देने का प्रयास किया, ठीक है ना। आफ्टर सी हैड रेड द पैसेज को पूरा पढ़ लेने के, जैसे उसने पैसेज को पूरा पढ़ लिया था, पढ़ चुकी थी वो पैसेज को, उसके बाद उसने उत्तर देने का प्रयास किया, तो बीच में आ जाएगा आफ्टर, इसके शुरू में नहीं लगेगा, ये देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखना कहाँ होगा कि सी अटेम्प्टेड सी अटेम्प्टेड आंसर्स आफ्टर सी, क्योंकि एक ही, दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही आदमी है, तो इसमें सी को हमें इसके बाद भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस ही दो है इसमें। तो हैड रेड कर दीजिएगा, इसका उच्चारण रेड दी पैसेज ये हुआ। सी अटेम्प्टेड आंसर्स, उसने उत्तर देने का प्रयास किया, आफ्टर सी हैड रेड दी पैसेज को पढ़ चुकने के बाद, पैसेज को पढ़ लिया था उसने, यानी वह पैसेज को पढ़ चुकी थी, उसके बाद उसने उत्तर देने का प्रयास किया, क्योंकि पढ़ने के बाद ही प्रयास किया जाता है ना उत्तर देने का, या पहले ही थोड़े शुरू किया जाता है, पहले तो पैसेज को पढ़ा जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसमें किया गया है। अगला देखिए, फिफ्थ में देखना है, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं कि he had sat down, तो इसका अर्थ क्या होता है, पहले आप ये देखिए। he felt pain, ये हुआ। he had sat down, वह नीचे बैठ गया था, वह नीचे बैठ चुका था। अब अगला है क्या, अब ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट का, अब ये कौन सा है, पास्ट डेफिनेट का है। he felt pain, उसने दर्द महसूस किया, उसे दर्द हुआ, वह नीचे बैठ चुका था, यानी वह नीचे बैठ गया था, उसे दर्द हुआ, दोनों ही भूतकाल के हैं। तो अब क्या करना है, इसको हमें जोड़ना किससे है, हार्डली से, यानी बेयरली से, जैसे मान लीजिए हार्डली है, बेयरली है, जैसे भी, तो इनके लिए जो है हमें सही प्रीपोजिशन को तलाश, सही जो है कंजक्शन का यूज करना होगा। तो इसका यूज से जो है बेयरली रहेगा, एक तो बेयरली BARELY, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, और उसके बाद में इसके बाद वेन का यूज करते हैं, किसका, वेन का, जैसे सुनर, नो सुनर के बाद में देन का यूज करते हैं, THEN, देन का यूज करते हैं, वैसे ही बेयरली, स्केर्सली, हार्डली के बाद में हम वेन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कैसे यूज होता है इसका। बेयरली का यूज करेंगे हम इस जगह पर, और वेन का यूज करेंगे इस जगह पर, और फिर वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपको जगह थोड़ी सी अभ्यास करना जरूरी है, अभ्यास के बिना कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ती है, अभ्यास जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है सीखने का। तो he had hardly, ये barely है इसमें, तो barely लिखते हैं BARELY, he had barely sat down, और इसमें जो है barely का मतलब होता है मुश्किल से ही, और when का अर्थ होता है जब, मुश्किल से ही जब, ये अर्थ है इसका। तो he had barely sat down, वह मुश्किल से ही नीचे बैठा था। अब लिखना है दूसरे वाक्य से पहले when लिखना है, when he felt down, जब उसे दर्द हुआ, felt down, felt pain, तो पेन करना है, ये हो गया। he had barely sat down, वह मुश्किल से ही बैठ पाया था, when he felt pain, जब उसे दर्द हुआ, तो वह मुश्किल से ही नीचे बैठ पाया, ये हुआ इसका। आगे देखते हैं। अब जैसे बेयरली के बाद में वैन का यूज होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि बेयरली पहले भाग में, ये बेयरली के बाद में वैन का यूज करते हैं, अब मान लीजिए हार्डली है, हार्डली के बाद भी वैन का यूज करते हैं,
अगर मान लीजिए यहाँ स्केर्सली है, SCARCELY, स्केर्सली, इसके बाद में हम व्हेन का ही यूज करते हैं। तो तीनों का यूज एक जैसा ही है, जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया है ये वाला यूज, तो जैसे इसका यूज हुआ ना वैसे ही इसका यूज हो जाएगा, वैसे ही इसका यूज होगा। तो इन तीनों का ही अर्थ एक ही है। बेयरली व्हेन, मुश्किल से ही जब, हार्डली व्हेन, मुश्किल से ही जब, यानी कठिनाई से ही जब, मुश्किल से ही जब, स्केर्सली व्हेन, मुश्किल से ही जब। तो इनका अर्थ भी एक है और यूसेज भी इनका एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बस इतना देखना है कि इनका जो यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हो और मुख्य वर्ब से पहले हो, और इनका जो यूज है वो सेकंड सेंटेंस के पहले हो, दूसरा वाक्य शुरू करें उससे पहले इनका यूज हो, ये ध्यान रखना है। पहले वाक्य की समाप्ति हो और दूसरे वाक्य की शुरुआत हो, तो उनके बीच हम व्हेन का यूज करते हैं। आपने देख भी लिया होगा। आगे लिखता हूं। इसके बाद में दे कैम इन, वे अंदर आए। दे कैम इन, वे अंदर आए। द रेन स्टॉप्ड, वर्षा थम गई। तो अब ये है वाक्य। अब ये वाक्य है जो है इनके अर्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी जानेंगे तो आपको इसको करने में आनंद सा आएगा। बिल्कुल आनंद का विषय है अंग्रेजी, और आनंद ही लेना है, इसका समझना भी है और आनंद भी लेना है। तो देखना है कि इसमें यूज हम किसका करेंगे, एज सुन एज का। किसका यूज करेंगे, एज सुन एज का। एग्जाम में इनको ब्रैकेट में दिया भी जाता है और कई बार नहीं भी दिया जाता है, तो दोनों ही स्थिति में आपको तैयार रहना है। जैसे कहते हैं ना कि शेर का शिकार करना होता है तो लोमड़ी का शिकार करना होता है तो शेर के हथियार लेके चलने चाहिए, तो उसमें लोमड़ी का भी शिकार होता है और साथ में शेर का भी हो जाएगा, है ना समझ में। तो अगर मान लीजिए लोमड़ी वाले हथियार लेके चले हों और आगे शेर निकल आया तो क्या होगा, दुम दबा के भागना पड़ेगा। तो यही होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। आगे देखिए, दे केम इन, द रेन स्टॉप्ड, वे अंदर आए, द रेन स्टॉप्ड, वर्षा थम गई। अब इसका जो आंसर है हम इसको कैसे लिखते हैं कि अब जैसे ही वे अंदर आए, ये होगा पहला सेंटेंस, और सबसे पहले हम एज सुन एज का यूज करेंगे। हम पहले लिखेंगे एज सुन, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज दे कैम इन, जैसे ही वे अंदर आए, कोमा लगाते हैं, द रेन, जैसे ही वे अंदर आए, द रेन स्टॉप्ड, द रेन RAIN, द रेन स्टॉप्ड, वर्षा थम गई, STOPPED, वर्षा थम गई। As soon as they came in, ज्यों ही वे अंदर आए, वर्षा थम गई, त्यों ही वर्षा थम गई। तो कोमा का मतलब यहाँ त्यों ही, वैसे ही, ये मतलब होता है। जैसे ही, as soon as they came in, जैसे ही वे अंदर आए, अब यहाँ कोमा लग गया, कोमा लगा के the rain stopped, वैसे ही वर्षा थम गई, त्यों ही वर्षा थम गई, ये अर्थ हुआ इसका। देखिए अगला, अगर मैं यहां लिखता हूं वेट हियर, यहां इंतजार करें, सी रिटर्न्स, वह लौटती है। तो अब इसमें हम जो है ब्रैकेट में मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ, कंजक्शन जो है टिल का हम यूज कर सकते हैं, टिल का भी कर सकते हैं, अनटिल का भी कर सकते हैं। टिल और अनटिल में प्रयोग तो दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन अर्थ में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, जैसे मान लीजिए टिल का अर्थ होता है तक और अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, ठीक है ना, जब तक नहीं, ये अर्थ हुआ। तो वो थोड़ा सा इसका विलोम जैसा लगता है, यानी ऑपोजिट जैसा लगता है।
पर दोनों का अर्थ एक ही है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम इसको जो आंसर करेंगे तो आंसर में क्या होगा कि हमें सबसे पहले वेट लिखना होगा, वेट हियर, यहाँ इंतजार कीजिए, यहाँ इंतजार कीजिए, कब तक इंतजार कीजिए। अब टिल का मतलब क्या होता है, तक, और अनटिल का मतलब जब तक नहीं, ठीक है ना। तो टिल सी रिटर्न्स, उसके लौटने तक, उसके लौटने तक, जब तक वो लौट कर नहीं आ जाती, ठीक है ना, तब तक इंतजार यहाँ कीजिए, ये मतलब। तो इसका हम यहाँ अनटिल भी कर सकते हैं, टिल भी कर सकते हैं, दोनों ही यूसेज इंपॉर्टेंट है और दोनों एक जैसे ही है। थोड़ा सा अर्थ में फर्क है, लेकिन अर्थ में फर्क है लेकिन वाक्य में कोई फर्क नहीं है। अर्थ सेंटेंस में जब इसका यूसेज होगा तो दोनों का जो यूसेज है वो एक जैसे हैं और बराबर है ये। तो वेट हियर टिल शी रिटर्न्स, वेट हियर अनटिल शी रिटर्न्स। अब अगर टिल लगाएंगे तो क्या होगा, उसके लौटने तक यहाँ इंतजार कीजिए, ये हुआ। अब यहाँ अगर मान लीजिए अनटिल लगा देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अनटिल कर देते हैं, अन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ टिल लगा दिए। टिल में क्या है कि अनटिल में एक एल आता है और टिल में डबल एल आता है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो वेट हियर, यहाँ इंतजार करें, ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं। वेट हियर अनटिल शी रिटर्न्स, जब तक वह लौट कर नहीं आ जाती, जब तक वह लौट कर नहीं आ जाती तब तक वेट हियर, यहाँ इंतजार करें, ये हुआ। तो इसका इस तरह से देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, मान लीजिए अगला हम जो बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिए लिखता हूं मैं कि he had reached, वह पहुंच चुका था। he had reached, वह पहुंच चुका था। अब जो अगला जो है, the sun rose, सूर्य उदय हो गया। अब ये सेंटेंस है, तो इसको जो कंजक्शन जो हमको लगाना है वो हम क्या लगाएंगे, ऐसे वाक्य में या तो आफ्टर का होता है या फिर बिफोर का होता है। तो अब इसमें क्या है कि मान लीजिए बिफोर दिया है तो आप इस तरह से बिफोर का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। बिफोर भी कर सकते हैं इसमें और आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर का करेंगे तो ये वाक्य बाद में आएगा, ये पहले आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दिस सन रोज हो जाएगा, दिस सन रोज, तो ये बाद में चला जाएगा। आफ्टर ये काम हो चुका था, उसके बाद में ये हुआ ना, तो वह वहां पहुंच चुका था, उसके बाद में सूर्य निकला, ये हो जाएगा आफ्टर लगाएंगे तो अगर मान लीजिए ये इस ढंग में है तो पहले ये दिया है बाद में ये दिया है, तो हमें इसका यूज करना है। कौन सा काम पहले हुआ है, he had reached, वह पहुंच चुका था। दिस सन रोज, सूर्य निकला, तो सूर्य निकलने से पहले वह पहुंच चुका था, ये हुआ। तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें ही, इसका जो आंसर रहेगा वो ये है कि he had reached बिफोर, वह पहुंच चुका था इससे पहले कि सूर्य निकले, ठीक है ना। बिफोर, BEFORT, बिफोर द सन रोज, इससे पहले कि सूर्य निकले, यानी कि इससे पहले कि सूर्य निकले वह पहुंच चुका था, यानी सूर्य निकलने से पहले वह वहां पहुंच चुका था। अगर मान लीजिए ऐसा आता है इसमें आफ्टर का अगर हम यूज करें, जैसे मान लीजिए अगर हमें इसको आफ्टर से दिखाना होगा, तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखूं कि नोवा, जैसे मान लीजिए कि दी सन रोज, सूर्य निकला, ये हुआ। और he had reached, ये हुआ। अब इसके अंदर मान लीजिए हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, आफ्टर का। तो ये आफ्टर हुआ, तो दी सन रोज, सूर्य निकल गया, ठीक है ना। आफ्टर ही हैड रीच्ड, उसके पहुंच जाने के बाद सूर्य निकला, तो ये भी अब आफ्टर में तो ये होगा। तो क्या करेंगे इसमें, इसका जो आंसर रहेगा दी सन, सूर्य तो निकला ये तो निश्चित है, लेकिन निकला कब, वह जब पहुंच चुका था वहां, ठीक है ना, उसके बाद। तो व्हेन, यानी इसको करिए आफ्टर में, आफ्टर ही हैड रीच्ड, REACHED, ये हुआ कंप्लीट। तो आफ्टर से करेंगे तो हमें इस तरीके से करना होगा, बिफोर से हम करेंगे तो हमें इस तरीके से करना होगा। तो बिफोर लगता है
पास्ट डेफिनेट टेंस के पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद बिफोर लगता है, और आफ्टर कब लगता है? पास्ट डेफिनेट के बाद में और पास्ट परफेक्ट से पहले। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, और बार बार अभ्यास करेंगे तो ये स्वतः ही इजी हो जाएगा करने में। आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा, he stepped on a banana skin। उसने एक छिलके पर कदम रखा। उसने एक छिलके पर कदम रखा। उसने कदम रखा, he stepped, उसने कदम रख दिया, on a banana skin, केले के छिलके पर उसने कदम रख दिया। और फिर क्या हुआ? he slipped, S-L-I-P-P-E-D, he slipped down, वह फिसल कर गिर गया। he slipped down, ये बात, वह स्लिप डाउन हो गया यानी गिर गया। अब हमें इसको जोड़ना किससे है देखना है। देखिए, अब इसको जब दोनों की आप हिंदी बना लेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें हमें जोड़ना होगा जस्ट एज से। किससे? जस्ट एज। जस्ट एज का मतलब है जैसे ही, ठीक है ना, जैसे ही। तो इसका एज जैसा ही अर्थ है, ठीक है ना, ज्यों ही, जैसे ही, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको क्या करना है इसमें कि उसने केले के छिलके पर कदम रखा, ज्यों ही उसने केले के छिलके पर कदम रखा वह फिसल गया। तो हमें इस वाक्य के पहले, प्रथम वाक्य के पहले लिखना होगा। तो इसका आंसर रहेगा जस्ट, पहले हम जस्ट एज लिखेंगे, जस्ट एज, जैसे ही, he stepped on a banana skin, जैसे ही उसने केले के छिलके पर पैर रखा, ठीक है ना, कोमा लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? he slipped, S-L-I-P-P-E-D, he slipped down, वह फिसल कर नीचे गिर गया, स्लिप डाउन हो गया। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब हम ऑन का यूज कर रहे हैं, पहले वाक्य में जब ऑन आता है तो दूसरे वाक्य में डाउन का आना जरूरी होता है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे हम पहले वाक्य में अगर इन का यूज कर रहे हैं तो दूसरे वाक्य में आउट ऑफ का होना जरूरी होगा, ठीक है। इन का यूज करेंगे तो आउट ऑफ का यूज करना पड़ेगा। और यदि हम ऑन का यूज कर रहे हैं पहले वाले वाक्य में, तो हम उसमें या तो डाउन का यूज करेंगे या फिर हम उसमें OFF ऑफ का यूज भी करेंगे। तो इसमें देखना होगा कि अगर फिसलने की बात हो रही है तो हम डाउन का यूज करें। फिसल करके पहले वो ये काम किया था, ऑन वाला काम पहले किया था उसने, फिर दूसरा काम क्या हुआ, फिसल करके नीचे गिरा, या फेल डाउन हो जाएगा, गिर गया नीचे, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए आपको। तो ये था। अगर मान लीजिए हम अगला वाक्य, जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं यहाँ कि अगला सेंटेंस जैसे मेरा यहाँ रहेगा कि the students makes best career, ये हो। जैसे मान लीजिए अब विद्यार्थी जो है सबसे उत्तम जो है कैरियर बनाते हैं, कौन से स्टूडेंट? तो ये देखना है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट लिखा है यहाँ, तो स्टूडेंट करिए। तो अब जैसे मान लीजिए ही भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? वर्क्स हार्ड। अब ये हुआ दी स्टूडेंट, विद्यार्थी, मैक्स बेस्ट कैरियर, वह विद्यार्थी के अंदर छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर लड़का है तो हम यहाँ ही करें, अगर लड़की है तो हम यहाँ सी करें। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो पहला जो एंटीसीडेंट है वो क्या रहेगा? एंटीसीडेंट हमारा है दी स्टूडेंट, STUDENT, दी स्टूडेंट। ये किया,
उसके बाद में जैसे अब इसको हल किससे करना होगा, इसका हल होगा हु से। किससे होगा, हु से, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की, हम सब्जेक्ट को बता रहे हैं। पहले वाक्य में क्या चीज अलग है, हमने बताया कि नाउन जब होगा, नाउन के बाद में हम हु का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखना ये है कि विद्यार्थी उत्तम जो है करियर बनाते हैं, ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है, इसमें यह है। अब हम सब्जेक्ट के बारे में, कठोर ये परिश्रम जो करता है, ठीक है ना, या विद्यार्थी उत्तम करियर बनाता है। तो अब देखना है कि विद्यार्थी के बारे में कहा गया है तो हम हु से ही, सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है तो हम हु का यूज करेंगे यहाँ। तो क्या करेंगे, हु, दी स्टूडेंट हु हो गया, वह विद्यार्थी जो। अब इस ही को हटा देंगे क्योंकि स्टूडेंट जब नाउन मिल गया तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही विद्यार्थी जिस जो कठोर परिश्रम करता है इसके बारे में है। तो दी स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, वर्क्स WORKS, हु वर्क्स हार्ड। अब वह विद्यार्थी, अब इसका क्या बना, दी स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, जो विद्यार्थी, यानी जो विद्यार्थी कठोर परिश्रम करता है, ये भी हो सकता है, या वह विद्यार्थी जो कठोर परिश्रम करता है, या जो विद्यार्थी कठोर परिश्रम करता है, हम ऐसे भी इसकी हिंदी बना सकते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, जो विद्यार्थी कठोर परिश्रम करता है, अब हमें ये वाला सेंटेंस इतना ही इसके बाद में लिखना होगा, ठीक है ना। विद्यार्थी की इसमें क्या कर दिया, एक बार इसकी पहचान बता दी। ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज जोन गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज है नाउन के बाद, इस नाउन की विशेषता बता दी ना। तो ये इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा, जो एडजेक्टिव होगा वही विशेषता बताएगा। एडवर्ब तो नहीं करेगा ऐसा काम, एडवर्ब तो वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा, या फिर वो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा, लेकिन वो नाउन की विशेषता नहीं बताएगा। नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कार्य करेगा एडजेक्टिव होगा वो। तो यहाँ विशेषण की बात हो रही है। तो विद्यार्थी जो कठोर परिश्रम करता है, विद्यार्थी की पहचान ये हुई, ठीक है ना। तो इसका विद्यार्थी को कहा गया है कि इसके बारे में जो अतिरिक्त सूचना है वो ये है। अब उसके बाद में क्या हुआ, मैक्स, मैक्स वह विद्यार्थी जो कठोर परिश्रम करता है, मैक्स बेस्ट करियर, वही बेस्ट करियर बना सकता है, वही बेस्ट करियर बनाता है, बेस्ट कैरियर, कैरियर ये हो गया कंप्लीट। अब देखना है अगला, जैसे मान लीजिए अगला जो सेंटेंस है मैं आगे लिखने वाला हूं, जैसे अब लिखूं मैं यहां कि अगर मैं यहां लिखता हूं कि I like the company, I like the company of a person, PERSON, the person's thinking, THINKING, the person's thinking is positive, is positive, ये हुआ पॉजिटिव। अब इसमें हिंदी क्या बने इसकी, आई लाइक द कंपनी, कंपनी का मतलब है संगति, आई लाइक द कंपनी ऑफ ए पर्सन, मुझे, मैं एक ऐसे व्यक्ति की संगति पसंद करता हूँ, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की संगति अच्छी लगती है। अब अगला वाक्य है दी पर्सन थिंकिंग, व्यक्ति का विचार या उसकी सोच, व्यक्ति का विचार इज पॉजिटिव, सकारात्मक होती है, अच्छी होती है। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक या अच्छी स्थिति में होना बतलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव का यूज करते हैं। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है इसमें। अब बताना है किसके बारे में हुआ है, अब ये इसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसके लिए हम बताएंगे तो हम इसका यूज किसका करेंगे, हुज का, हुज से हम संबंध बताते हैं। तो थिंकिंग का संबंध किससे है, व्यक्ति से, व्यक्ति का सोच है, सोच व्यक्ति की है वो, ठीक है ना। तो संबंध बताने के लिए हम हुज का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बताने के लिए हम हुम का यूज करते हैं, सब्जेक्ट बताने के लिए हम हु का यूज करते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो आगे देखिए, अब क्या करना है कि आई लाइक मुझे अच्छी लगती है, दी कंपनी COMPANY, आई लाइक दी कंपनी ऑफ ए पर्सन हुज, अब यहाँ हुज लगा दिया ना, जिसकी
जिसका, जिसका या जिसकी, तो यहाँ जिसका, जिसका विचार, तो थिंकिंग, हु इज थिंकिंग, THINKING, whose thinking is positive, is positive, whose thinking is positive. ये हुआ I like the company of a person whose thinking is positive. ये हुआ जिसका सोच अच्छा होता है, मुझे वही, उसी व्यक्ति का संगति अच्छा लगता है। ये हुआ। आगे देखते हैं। The thinker is a real philanthropist. विचारक वास्तव में परोपकारी होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, परोपकारी व्यक्ति होता है। विचारक जो है वो परोपकारी व्यक्ति होता है, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में। अब इसके बाद में हम लिखे यहाँ पीपल फॉलो हिम, लोग उसका अनुसरण करते हैं। फॉलो का मतलब है अनुसरण करना, बताए उसके पीछे चलना या अनुसरण करना। तो अब क्या करते हैं, इसको हमें जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे ये? अब जैसे मान लीजिए ये पहला वाक्य है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद में आपको इसमें ऐसा मिलेगा कि अब हम कह रहे हैं किसके बारे में है। अब विचारक, ठीक है ना, विचारक की बात हो रही है। विचारक अब जिसका लोग अनुसरण करते हैं, ठीक है ना, ये हुआ विचारक जो अनुसरण, जो लोग अनुसरण करते हैं, ये नहीं जो, यानी जिसका, ठीक है ना, जिसका लोग अनुसरण करते हैं। तो इसमें हम हुम का यूज करेंगे। किसका? हुम का, WHOM, हुम, ये हुम होगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, लिखा इस तरह से जाएगा, दी थिंकर, THINKER, दी थिंकर हुम, यहाँ क्या लगाएंगे, हुम। अब उसके बाद में हुम पीपल फॉलो, अब हिम हटा देंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को ही दिखाने के लिए तो हम हुम का यूज कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और हम हुम लगा चुके हैं यहाँ। तो हमें हुम लगाना है तो हिम को हटाना पड़ेगा, हर को भी हटाना पड़ सकता है, देम को भी हटाना पड़ सकता है, मी को भी हटाना पड़ सकता है, यू को भी हटाना पड़ सकता है, या मान लीजिए इट हो तो इट को भी हटाना पड़ सकता है। तो ऑब्जेक्ट को हटाकर हुम लगाएंगे। व्यक्ति के अब ही सी इट या आई वी यू दे को हटाकर हम हु लगाते हैं। अगर मान लीजिए संबंध हो तो हम उसको संबंधवाचक जो शब्द होगा तो उसको संबंध वाचक को हटाएंगे, वहां से संबंधवाचक एंटीसीडेंट जो होता है उसको हम हटाएंगे, उसकी जगह हम हुज का यूज करेंगे। और आगे देखिए, अब द थिंकर whom people follow, whom people follow, जिसका लोग अनुसरण करते हैं, ठीक है, ये हुआ। और इसके बारे में ये कहा गया है, तो ये भी आपका क्लाउज हुआ, एडजेक्टिव। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो है हमें ज्यों का त्यों इतना लास्ट में लिखना होगा। इज, अब थिंकर कौन होता है, इज ए रियल फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसका लोग अनुसरण करते हैं, वही व्यक्ति जो है वो परोपकारी व्यक्ति होता है वाकई। तो इज ए रियल फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वो, ठीक है ना। अब देखिए अगला 50, we reached up to 50।
वी लाइक द बुक, हम उस पुस्तक को पसंद करते हैं, हम उस पुस्तक को पसंद करते हैं, ये हुआ। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे कि इट एजुकेट्स, यह शिक्षा दे, एंड इंटरटेन, और मनोरंजन दे, ये हुआ। अब इसमें अब देखना है कि हम पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, पुस्तक को पसंद करते हैं। बात पुस्तक की हो रही है, हमारी नहीं हो रही है इसमें, ठीक है ना। तो बात पुस्तक की, तो पुस्तक एक निर्जीव है, तो इसके लिए हम यूज किसका करेंगे, बीच का। किसका यूज करेंगे, ये बीच वाला होगा, ये बीच से बनेगा। अब बीच को लगाएंगे इस जगह और ईट को हटा देंगे, देखिए आंसर पूरा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए, अब अगर हम लिखें इसका आंसर कि वी लाइक, हम पसंद करते हैं या हमें पसंद आती है, दी बुक, वही किताब, दी बुक विच, वही किताब हम पसंद करते हैं, विच एजुकेट्स, जो शिक्षा दे, विच एजुकेट्स, विच एजुकेट्स एंड, और साथ ही साथ वो क्या दे, इंटरटेन, मनोरंजन दे, इंटरटेन। तो एक ध्यान रखना है कि एंड से जब दो क्रिया जुड़ती है तो दोनों क्रिया, देखिए साथ साथ में मैं कई चीजें बता के जाता हूँ साथ में। जैसे मान लीजिए हम क्लाउज कर रहे हैं, हम बहुत सारी जानकारी दे देते हैं, क्लाउज में हर प्रकार की जानकारी छिपी रहती है, जो हम बीच बीच में जो अनिवार्य होता है, इसेंशियल होता है ना, हम उसको बता ही देते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि अब विच एजुकेट्स, अब एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड के पहले वाली जो क्रिया है सिंगुलर है, तो बाद वाली क्रिया भी सिंगुलर होगी। अगर एंड के पहले वाली क्रिया अगर प्लूरल है तो बाद वाली क्रिया भी प्लूरल होगी। पहले वाली, एंड से पहले वाली क्रिया अगर मान लीजिए आईएनजी वाली है तो बाद वाली क्रिया भी आईएनजी वाली होगी। अगर मान लीजिए, तो इस तरह से आपको पहचान में आ ही जाएगा। तो कहने कि पहले जो क्रिया है वही बाद में आएगी, एंड से जुड़ती तो, क्योंकि एंड से, एंड एक समान चीजों को, समान चीज को दिखाने के लिए होता है। दो चीजें जब समान होती है तभी हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखता है आगे, आगे देखना है। The man is, the man is hated by, is hated by all, उस व्यक्ति को सभी नफरत करते हैं, उस व्यक्ति को सभी नफरत करते हैं। अब जैसे इसकी हिंदी बनी है, मान लीजिए उसी के अनुसार हमें चलना होगा। अगर मान लीजिए मैं यहां लिखूं ही इज डिसऑनेस्ट, 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 तो अब दोनों वाक्य को जोड़ना है हमें। किससे जोड़ना है, दैट से। किससे जोड़ना है, दैट से। तो दैट एक कंजक्शन है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो दी मैन, अब देखिए दी मैन, उस व्यक्ति को, इज हेटेड बाय ऑल, सभी के द्वारा नफरत किया जाता है, उस व्यक्ति को सभी के द्वारा नफरत किया जाता है। ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान होता है। अब मैन के बारे में ही कहा गया ना कि वही तो बेईमान है ना, तभी तो लोग अब नफरत करेंगे। तो इस ही को हम यहां से हटा देंगे और अब क्या करेंगे, हम दी मैन लिखेंगे। यहाँ देखना है, समझना है, बिल्कुल गहराई से देखना है इसको। दी मैन, दी मैन, अब क्या करेंगे, दैट लगाएंगे यहाँ, क्योंकि मैंने कहा है कि दैट का यूज हम व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए कर सकते हैं,
या मान लीजिए जानवर के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये तीनों में चलता है। विच चलता है जानवरों में और निर्जीव वस्तुओं में, और जो बाकी मैंने आपको बताए हैं वो आप ध्यान में रखें। द मैन दैट इज डिसऑनेस्ट, जो बेईमान होता है, दैट इज डिसऑनेस्ट, वह व्यक्ति जो बेईमान होता है, यानी जो व्यक्ति बेईमान होता है, ठीक है ना। तो डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट जो व्यक्ति बेईमान होता है, इज हेटेड बाय ऑल, सभी के द्वारा नफरत किया जाता है। इज हेटेड, इज हेटेड बाय ऑल, सबके द्वारा, यानी सभी लोग उससे नफरत करते हैं। द मैन दैट इज डिसऑनेस्ट इज हेटेड बाय ऑल, ठीक है ना, ये हुआ। तो अब हमें जो है ये इज भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा और जरूरी है ये। और व्यक्ति कौन से व्यक्ति की बात हो रही है, इस व्यक्ति की। यह तो इसकी व्याख्या जो है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है इसमें दिया गया है। तो ये क्या हुआ, इस व्यक्ति की पहचान हो गई, यानी कि इसका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, उसके बाद में आगे का जो ये मेन क्लॉज आ जाता है, मेन क्लॉज का हिस्सा, ठीक है ना, शेष, यानी प्रीडिकेट के रूप में देखा जाएगा उसको। देखिए अगला, अगला जो सेंटेंस है, मान लीजिए मैं आपको क्या रह गया है बताना, जैसे मान लीजिए अब काफी कुछ तो मैंने आपको इसमें कराया है, लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं दिस इज द डॉग, यह वह कुत्ता है, इट, क्योंकि डॉग के लिए हम क्या लगाएंगे, इट, क्योंकि वो तो न तो ही है न वो सी है, क्योंकि ही और सी का यूज हम करते हैं, ही का यूज करते हैं पुल्लिंग के लिए, मनुष्य के लिए, पर्सनल है ये, व्यक्तिवाचक है ये, ठीक है ना। हम इसका यूज करते हैं पुल्लिंग के लिए, और सी का यूज करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फीमेल के लिए, और मेल के लिए हम करते हैं ही का यूज, और जानवरों के लिए हम किसका यूज करते हैं, कि इट का यूज करते हैं, क्योंकि वो बेजा, या तो हम इट का यूज करते हैं मौसम बताने के लिए, समय बताने के लिए, या बेजान वस्तु को बताने के लिए, या फिर हम इसका यूज करते हैं जानवरों को बताने के लिए। तो इट किल्ड ए कैट, इट किल्ड ए कैट, इट किल्ड ए कैट, ये हुआ। देखिए अब दिस इज द डॉग, यह वह कुत्ता है जिसने एक बिल्ली की जान ले ली। अब क्या करना है इसका यूज, इसका यूज किससे करना है, अब आप खुद ही सोच लीजिए। इसमें दैट का यूज हम करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का, दैट का यूज इसमें करना है। तो ये लिख दिए इसमें दैट, ये तो स्वतः ही पता चल जाता है कि बिल्ली के बारे में, डॉग के बारे में कहा जा रहा है। तो दिस इज द डॉग, अब डॉग यहाँ नहीं है, यहाँ हम जो है उसका दैट का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज करेंगे डॉग के बाद में। तो हमारा एंटीसीडेंट क्या होगा, डॉग, नाउन होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो नाउन के बाद ही दैट का यूज किया। अब ये नाउन है, ये नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। तो ये भी हम आपको बताते चले साथ साथ में। तो डिमोन्स्ट्रेट करता है, चीजों को प्रदर्शित करता है ये। तो दिस इज द डॉग, यह वह कुत्ता है, दैट, अब यहाँ दैट लगा दिया, जिसने, अब इट को हटा दिया, दैट किल्ड, जिसने जान ले ली, किसकी, एक कैट, एक बिल्ली की, एक बिल्ली थी जिसकी उसने जान ले ली, कंप्लीट हुआ एक्शन इसका। तो इसमें हम इस तरह से यूज करते हैं इनका। और अब देखिए अगला, अब क्या रह गया है बताना, मान लीजिए कैसे सेंटेंस आपको और बता दें कि एग्जाम की तैयारी के लिए वो इम्पोर्टेंट रहे। माई अंकल इज रीचिंग, माई अंकल इज रीचिंग सून, मेरा जो अंकल है वो शीघ्र ही पहुंच रहा है, ठीक है ना। मेरा अंकल जो है वो शीघ्र ही पहुंच रहा है, इसकी हिंदी ये बनती है। तो अंकल के बारे में हमें कहना है, तो ही लिव्स, वह रहता है, कहाँ रहता है ये बताना है। तो हम इसमें ही लिव्स, अब वह रहता है कहाँ रहता है, जैसे मान लीजिए अब किसी बड़े शहर का नाम लिख देते हैं, ही लिव्स इन कानपुर कर दे, वह कानपुर रहता है, ठीक है ना, कानपुर, वह कानपुर रहता है। अब कौन रहता है, अंकल, अंकल के लिए ही आया है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो अंकल यानी हमें आपके पास सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, हु का। किसका यूज करेंगे, हु का। हु का मतलब जो, ये हुआ। तो लिखते हैं यहाँ इसका जो आंसर रहेगा, अब माई अंकल ये हुआ, माई अंकल। अब लिखेंगे ही को हटा करके इसकी जगह हम क्या करेंगे, हु, ये हो गया। तो हु से पहले क्या है कि अंकल जो है ये एंटीसीडेंट हुआ, यानी कि मनुष्य है ये, इसलिए हु लगाया है। सब्जेक्ट है इसलिए हु लगाया है। सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम हु का यूज करते हैं। और हु का यूज, हुज का यूज हम तभी करेंगे जब नाउन दिखाना हो हमें, और वो भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, ठीक है ना, इन तीनों में हम इसका यूज करते हैं। तो माय अंकल हु लिव्स इन कानपुर, जो कानपुर में रहता है, हु लिव्स इन कानपुर, जो कानपुर में रहता है, ठीक है ना। मेरा अंकल जो कानपुर में रहता है। अब क्या करना है इसको, इज रीचिंग सुन, शीघ्र ही पहुंच रहा है। तो इज रीचिंग, REACHING, इज रीचिंग सुन, ये हुआ। अब बात ये भी है कि अब यहाँ जो है, अब अगर मान लीजिए डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की बात हो रही है, अगर मान लीजिए हम डिफाइनिंग करें, डिफाइनिंग तो ये है, अब डिफाइनिंग ही है। डिफाइनिंग का मतलब परिभाषित करना, तो परिभाषित ही कर दिया गया है कि मेरा अंकल, कौन सा अंकल है, हु लिव्स इन कानपुर, जो कानपुर में रहता है। तो इज रीचिंग सुन, शीघ्र ही आ रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको पूरा परिभाषित कर, डिफाइनिंग कर दिया है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि इसको नॉन डिफाइनिंग दिखाना है, नॉन डिफाइनिंग यानी कि इसको जो है नॉन डिफाइनिंग में लेना है, तो हम नॉन डिफाइनिंग में क्या करेंगे, नॉन डिफाइनिंग का मतलब है कि कोमा लगाकर बताइएगा। तो कोमा लगाना है यहाँ, ये जो WH वाला जो शब्द होता है ना, देयर से, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, हु से, हुम से, हुज से, जहां से हम जोड़ते हैं वहां हमें कोमा लगाना होगा। तो ये इससे पहले, बाद में नहीं, यहाँ नहीं लगाना है। WH वाला जो शब्द है इससे पहले कोमा लगाना है, यानी कि एंटीसीडेंट के बाद और WH वाले शब्द के बीच कोमा लगाना है। फिर ये वाक्य यहाँ से देखना है कहाँ पर इसका पूरा हुआ है, यहाँ पूरा हुआ, तो यहाँ और लगा दीजिए कोमा। तो हु लिव्स इन कानपुर, जो कानपुर में रहता है, इज रीचिंग सुन, वो शीघ्र ही आ रहा है। तो अब जो कोमा लगाएंगे, इस प्रक्रिया को हम नॉन डिफाइनिंग क्लाउज कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया। अब देखना है अगला, तो ये मिटा दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो इस वाक्य को जो लिखा जा रहा है, जो क्लाउज लिखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं आपको, इनको पूरी गहराई से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने परिचितों तक, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं, सबको इस अवसर का लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। तो आइए अब आगे इनको बढ़ाते हैं। तो अगला जो हमारा सेंटेंस होगा वो अब क्या रह गया है, मान लीजिए आपको क्या समझाएंगे, अब क्या बताना है आपको। जैसे मान लीजिए he lives in the city, he lives in the city, वह शहर में रहता है। सिटी में क्या होता है, नगर भी होता है, शहर भी होता है। तो he lives in the city, वह शहर में रहता है। अब उसके बाद में क्या करें, he studies, STUDIES, he studies there, वह वहां पढ़ता है, ये हुआ। अब क्या करना है कि इसमें हमें यूज करना है कि हमने क्या दिखाया इसमें, he lives, वह रहता है, in the city, शहर में, नगर में, हमने ये दिखाया है, स्थान है ये, ठीक है ना, हमने जगह को दिखाया है। तो ऐसे एडवर्बियल्स को हमें दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वेयर। तो हम जब इसका यूज करेंगे वेयर का, WHERE, वेयर का मतलब होता है, अगर वेयर का यूज हम वाक्य के आरंभ में करें इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, तो इसका अर्थ होगा कहाँ, ठीक है ना, हमें फिर जगह बतानी पड़ेगी कहाँ, तो जगह बतानी होती है, स्थान बताना होता है। और अगर हम इसका यूज दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, वाक्यों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, ये जो कंजक्शन के तौर पर, तो फिर क्या होगा, इसका अर्थ होगा जहां। शुरू का अर्थ है कहाँ, बीच का अर्थ है जहां। तो लिखते हैं आगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो इस तरह है, he lives
ही लिव्स इन द सिटी, इन द सिटी, वह शहर में रहता है, ठीक है ना, वह शहर में रहता है, ये हुआ। अब क्या करना है, वह शहर में रहता है, वेयर ही लिखना पड़ेगा हमें, जहां वह पढ़ता है, तो वेयर ही स्टडीज, STUDIES, जहां वह पढ़ता है। अब देयर को हमें हटाना पड़ेगा, ही को नहीं हटाना है, देयर को हटाना है, क्योंकि वेयर लगाएंगे तो देयर का कोई काम नहीं हुआ, उसको हटाना पड़ेगा। तो ही लिव्स इन द सिटी, वह उस शहर में रहता है, वेयर ही स्टडीज, जहां वह पढ़ता है, ठीक, ये हुआ। अब देखना है उसके बाद, अब आगे क्या ले गया है मान लीजिए बताना। अब आगे और भी कुछ बताएं तो यस्टरडे वॉज ए डे, कल एक ऐसा दिन था। यस्टरडे वॉज ए डे, कल एक ऐसा दिन था, कल एक ऐसा दिन था। एवरीथिंग, एवरीथिंग अपने आप में सिंगुलर है ये, एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया। एवरीथिंग वेंट, ये तो पास्ट का है, अब क्योंकि ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट का ही होगा ना, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का तो फिर गलत हो जाएगा, तो दोनों ही पास्ट का होगा। तो संगति से ही दोनों चीजों की पता, जो किसी की चरित्र यानी मान लीजिए कोई चीज जाननी है तो हमें उसकी संगति देखनी होगी, तो संगति से उसके चरित्र सामने आ जाता है कि वो चरित्र की जानकारी लेनी है, वाक्य के बारे में पता लगाना है, तो हमें उसकी संगति देखनी होगी। आइए देखते हैं, यस्टरडे वाज ए डे, कल एक ऐसा दिन था। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, WRONG, हर काम गलत हो गया, यानी हर चीज गलत हो गई। तो अब क्या करना है, ये समय के बारे में बतलाया गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, आप जरा सोच के बताइए, देखिए जरा वाक्य को आप पूरा देख लीजिए। तो आपको पता चले गया होगा कि हम इसके अंदर किसका यूज करने वाले हैं, वैन का यूज करेंगे। किसका, वैन का, WHEN, वैन, वैन का मतलब होता है जब, ठीक है ना। तो यस्टरडे, इसका आंसर रहेगा यस्टरडे, यस्टरडे वॉज ए डे, कल एक ऐसा दिन था। अब ये वाक्य तो पूरा ही आएगा ना, दिन के बारे में कहा गया है, तो दिन यही समय है, समय ये तो है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट के ऊपर आया है। यस्टरडे वॉज ए डे, कल का दिन एक ऐसा दिन था, व्हेन, जब, एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज ही गलत हो गई। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग, ये कंप्लीट हुआ। अब ये वाक्य पूरा हो चुका है। तो वेन का यूज हमने कहा किया दोनों वाक्यों के बीच में। तो अब ये हो गया है, देखते हैं अगला। दिस इज द रीजन, यही वह कारण है। शी रिफ्यूज्ड, द ऑफर, उसने ऑफर को इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो अब रीजन बतलाया गया है यहाँ, रीजन, रीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई, कारण बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वाई, वाई यहाँ कंजक्शन के रूप में काम में आएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम वाई का यूज करेंगे, और वाई का यूज वहां करेंगे जो कारण बताने वाला शब्द होगा, यानी एंटीसीडेंट रीजन होगा उसका। देखते हैं आगे। अब देखना है कि अब लिखते हैं यहाँ दिस, दिस इज, अब द रीजन है ना, ये द रीजन लिखेंगे, द रीजन, REASON, द रीजन।
अब रीजन के तुरंत में हम क्या लिखेंगे, ये वाला एंटीसीडेंट हो गया। अब वाई, यही वह कारण था, वाई सी रिफ्यूज्ड, वाई लिखे फिर लिखेंगे सी, वाई सी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, वाई सी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड द ऑफर, द ऑफर, उसने ऑफर को क्यों अस्वीकार कर दिया था, यही कारण था, यही वजह थी कि उसने ऑफर को क्यों ठुकरा दिया था, क्यों अस्वीकार कर दिया था, क्यों इनकार कर दिया था, यही वजह थी। दिस इज द रीजन, यही वह वजह थी, व्हाई शी रिफ्यूज्ड द ऑफर, उसने ऑफर को क्यों अस्वीकार कर दिया था, यही वजह थी। अब देखना है इसके आगे कि मान लीजिए अब क्या रह गया है बताना, कि रीजन वाला मैंने आपको बता ही दिया है, तो अब क्या बताने हैं आपको कि आई लाइक इट द बेस्ट, इट द बेस्ट, ये हुआ आई लाइक इट द बेस्ट। अब इसका अर्थ आप पूरी तरह से पता लगा लीजिएगा। अब मैं यहां लिखूंगा कि इट इज क्रिकेट, इट इज क्रिकेट, ये हुआ। अब ये जो सेंटेंस है, क्लाउज है, ये आई लाइक इट द बेस्ट, मुझे यह सर्वाधिक, सबसे अच्छी, यानी कि सबसे अच्छी पसंद है, यानी मुझे सर्वोत्तम पसंद आती है ये। उसके बाद में क्या लिखा है कि इट इज क्रिकेट, और वह क्या चीज है, क्रिकेट है। तो अब किसी चीज के बारे में कहा गया है तो हम इसको जोड़ेंगे किस कंजक्शन से, वाट से, WHAT, वाट से करना है, ठीक है ना। वाट का यूज हम क्या करते हैं, किसी चीज की जानकारी लेने के लिए, वस्तु के बारे में, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो किसी से कुछ पूछते हैं तो वाट का यूज करते हैं। तो आइए आगे लिखते हैं। तो व्हाट आई लाइक ऐसे लिखना होगा, इसका क्या होगा, इसका व्हाट को हम पहले लगा देंगे, ठीक है ना। व्हाट आई, तो अब की बार जो हमारा सब क्लोज है वो यहाँ से है शुरू, सब क्लोज में ही एडजेक्टिव क्लोज होता है, उसी में जो उसी में एडवर्ब क्लोज होता है, उसी में नाउन क्लोज होता है। तो अब की बार ये आगे पीछे सरकते रहते हैं, तो ध्यान रखना है कि अब जहां से ये शुरू होगा वहीं से सब क्लोज शुरू होता है। तो व्हाट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ, तो इट को हटाना है और दी बेस्ट लिखना है। व्हाट आई लाइक दी बेस्ट, जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, ठीक है ना, सर्वोत्तम पसंद आती है, मुझे सर्वोत्तम जो चीज पसंद आती है। अब इट को हटा देंगे, ठीक है ना, इट को हटा देंगे। अब इज क्रिकेट, वह क्या है, क्रिकेट है, CRICKET, क्रिकेट, ये हुआ कंप्लीट। तो व्हाट आई लाइक द बेस्ट इज क्रिकेट, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वह है क्रिकेट, ये हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।